हम लोग आज से सीखेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस ब्लॉक में देखो हमें तीन चीजें करनी होती है। पहला होता है हाइड्रोजन, सेकंड होता है एल्कली मेटल एंड थर्ड होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होता है, ये तीनों एक साथ दिए होते हैं, पर एनसीईआरटी जो बुक है उसमें हाइड्रोजन एक सेपरेट चैप्टर है एंड एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को अलग से एक सेपरेट चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इसमें सीखेंगे अबाउट हाइड्रोजन और फिर बाद में करेंगे एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो देखो केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है, मीन्स जैसे अगर आपका 100 मार्क्स का जैसे सपोज करते हैं जेईई मेन में केमिस्ट्री आता है, तो उस 100 मार्क्स में क्या होता है आपके पास नियरली 35% के आसपास फिजिकल आता है। मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ पे न्यूमेरिकल होते हैं वो आपका नियरली 35% के आसपास आता है, और जो इनऑर्गेनिक होता है ये 30 से 35%, और जो ऑर्गेनिक होता है वो भी सेम 30 to 35% आता है। जेई में नीट आप किसी भी एग्जाम की बात करो तो अब देखो इसमें होता एक्चुअल में क्या है कि ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 30 to 35% का मतलब ये कि हो सकता है इनऑर्गेनिक के एक दो क्वेश्चन ज्यादा आ जाए और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कम हो जाए, या हो सकता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एक दो ज्यादा आ जाए और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कम हो जाए। तो इनमें हो जाता है कभी ऐसा। अब ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके अंदर एक मतलब कुछ चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, ये सबको आता होगा। इसके अंदर चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ये भी आप लोगों को आता होगा। इसके अंदर फिर एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये तीनों चैप्टर हम लोगों ने कर रखा है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के करीब करीब 15 से 20% कवर कर लेते हैं। पर इसके बाद भी कुछ चैप्टर है जैसे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक मीन्स अब एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड मेटलर्जी। तो ये नियरली इनका वेटेज जेईई मेन जैसे एग्जाम में 15 से 20% होता है। मींस इन पांचों चैप्टर को मिला के नॉर्मली जेईई मेन में आपको 4 क्वेश्चंस के आसपास 4 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिल जाएगा। नियरली क्वेश्चन जेईई मेन में अभी करंट टाइम पे 25 आते हैं, तो 25 में आपको नियरली मिल जाएगा कि 4 क्वेश्चंस ये इन 4-5 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और इसमें भी करना चाहो तो मेटलर्जी। इन पांचों चैप्टर्स नियरली 4 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि ये कैसा है, मतलब इजी कि डिफिकल्ट, तो ये केमिस्ट्री का सबसे इजी पार्ट है, सबसे ज्यादा इजी पार्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। अगर आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी वीक है तो आपको इस सेक्शन में तो बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जो पढ़ाया जाता है वही आता है, उसके बाहर कुछ नहीं आता। अगर आपको एक रिएक्शन लिख के दिया गया है तो जैसा रिएक्शन लिखा गया वही आएगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, रिएक्शन तो कुछ भी आ जाता है, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह कि जो पढ़ाया जाता है सिर्फ वही आता है। तो सिंपली मैं आपको जो बताता रहूंगा आप उसको याद कर लोगे, आपका 100% क्वेश्चन जेईई मेन, सीईटी और नीट में सही हो जाएगा। जे एडवांस आपको जैसे पहले से पता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं कि 100% सही। हाँ, पर जे एडवांस में अगर मान लो कि सेक्शन से पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी से आएगा, 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं। क्योंकि जे एडवांस पहले से आपको पता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आएंगे। जे मेन, सीईटी और नीट में तो 100% क्वेश्चन मैं जो पढ़ाऊंगा उससे ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। पर जे एडवांस में कुछ क्वेश्चंस बाहर से आ सकते हैं। इसमें आप रिफर करना चाहो इस सेक्शन के लिए, स्पेशली एस ब्लॉक हाइड्रोजन के लिए, तो आप एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो। पर मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई बुक रिफर मत करो, बस मेरे नोट्स को रिफर करो, वो इनफ है, सफिशिएंट, उससे ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं इसके अंदर कवर कर लूंगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, ये मेरे नोट्स के अंदर कवर होंगे। मैं साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा। तो आप अगर एनसीईआरटी करोगे तो आप समझ लो वो सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको जरूरत एक्चुअल में है नहीं, पर आप फिर भी करने का आपका मन है
कि नहीं सर मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है। पर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप एनसीईआरटी सॉल्व मतलब मत पढ़ो, आपसे मेरे नोट्स को देखो। पर क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है तो हो सकता है आपको याद ना हो, तो इसको 2-3 बार आपको नोट्स बनाने के बाद उसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आप अगर इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 30, 40, 50 क्वेश्चंस, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो पहले इसको क्या लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाना है और उसके बाद फिर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ने की जगह आप अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो हम लोगों का आज का टॉपिक है, हाइड्रोजन। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन होता क्या एक्चुअल में, कि ये हाइड्रोजन क्या है। तो देखो, पहले से ही, बहुत पहले से हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके बहुत लड़ाई चलती है। देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो मतलब 1s2 हो जाए और वो स्टेबल हो सकता है लाइक हेलोजेंस। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब भी उस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और उसके बाद वो स्टेबल हो सकता है लाइक एल्किली मेटल। तो क्वेश्चन है वो कैसा बिहेव करेगा। तो इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, आपका एल्किली मेटल और हेलोजन दोनों से बहुत मिलता जुलता है। इस वजह से आजकल पीरियोडिक टेबल में हम लोग हाइड्रोजन को टेबल के बीच में प्लेस करते हैं अलग से। मीन्स इसका बिहेवियर अलग है, इसीलिए हम लोग देखो पहले अलग से हाइड्रोजन पढ़े। हाइड्रोजन का बिहेवियर अलग है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एल्किली मेटल से भी मिलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसके हेलोजन से भी मिलते हैं। तो देखते हैं पहले क्या क्या इसमें सिमिलरिटी है एल्किली मेटल एंड हेलोजेंस के बीच में। हम ये देख रहे हैं कि एल्किली मेटल से क्या इसमें सिमिलरिटी है या फिर क्या डिफरेंस है, और ये देखते हैं कि हेलोजेंस के साथ इसमें क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या डिफरेंस है। तो देखो, सबसे पहले मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है लाइक एल्किली मेटल। ठीक है, या फिर इसमें समझ लो किसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है लाइक मतलब कि एल्किली मेटल। तो क्या है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बच्चों सेम होता है। ठीक है, ये बात समझना है। अब देखो, इसके अलावा अब एल्किली मेटल क्या होता है कि मतलब एल्किली मेटल आपका जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो वैसे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। हम लोग ये लिख रहे हैं कि एल्किली मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो लाइक एल्किली मेटल हाइड्रोजन also for यूनिपॉजिटिव कटायन, यूनि पॉजिटिव कटायन, अरे मतलब वही H पे प्लस चार्ज आता है। ठीक है, एस प्लस चार्ज के बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग और लिख लेते हैं पहले, मतलब इसके बाद पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं। जैसे एल्किली मेटल क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जैसे लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम का ऑक्साइड होता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके एक्चुअल में ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे वाटर, या फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है। जैसे एल्किली मेटल सल्फर के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड बनाता है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड या हैलाइड बनाता है, तो वैसे ये भी रिएक्शन करता है। तो ये क्या है कि एल्किली मेटल फॉर ऑक्साइड्स, वही ऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन मतलब वही लिथियम ऑक्साइड, आपका सोडियम ऑक्साइड्स, तो वैसे ही ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड हाइलाइड्स, तो ये फॉर्म करते। तो हाइड्रोजन भी सिमिलरली हाइड्रोजन
ऑल्सो फॉर ऑक्साइड, जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोजन पर हो गया, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड हैलाइड्स। तो ये इनमें कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि हाइड्रोजन H माइनस फॉर्म कर सकता है पर एल्किल मेटल नहीं कर सकते। हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी, भले एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है पर उसका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इमंग हाईएस्ट है इन पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट तो नहीं पर हाईएस्ट की लिस्ट में आता है। मतलब उसका क्या होता है कि काफी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लोज होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होता है, तो उस वजह से उसका आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होता है, जबकि एल्किली मेटल का रिलेटिवली काफी कम होता है। तो हम लोग पहले इसको एक बात समझ लेते हैं। देखो पहले H पॉजिटिव के बारे में। देखो H से आपने बनाया H पॉजिटिव, तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफी हाई होता है। वो होता है आपका वही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हम लोगों ने बोर्स मॉडल में देखा हुआ है। और जब इसको कैलकुलेट करते तो यह आता 1312 किलो जूल पर मोल, जो कि काफी हाई वैल्यू है। लिथियम या सोडियम की वैल्यू 400 और 500 के आसपास होती है, तो ये उसके कंपेरिजन में तो नियरली मतलब 2.5 टाइम ज्यादा है, तो ये बहुत हाई वैल्यू होती है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन का जो आयनेशन एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है। अब इसमें एक बात समझने वाली कि ये जो H प्लस है, H प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ H प्लस में क्या है, प्रोटॉन। तो H प्लस कभी भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। H प्लस नेवर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं जैसे मान लो वाटर के साथ एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाटर के साथ ऐसे हाइड्रेशन करके, मतलब ढेर सारे वाटर से हाइड्रेशन करके आप वाटर साइड जोड़ लेना, ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो H प्लस ध्यान रखना है, आप लोग लिख लो H प्लस नेवर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म बिकॉज H प्लस कंटेन ओनली न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियस है, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन सोल्यूशन। इट प्रिफर इट प्रेफर पोलर सॉल्यूशन, ये पोलर सॉल्यूशन को प्रेफर करता है। H प्लस इज वेरी स्टेबल इन वाटर। तो H प्लस वाटर में बहुत स्टेबल होता है। मतलब H आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है वाटर में, वाटर में आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और H प्लस क्या होगा, वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, हाइड्रेशन कर लेगा। तो ये बात ध्यान रखना है, H प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, H प्लस गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का आपका जो आयनस एनर्जी होता है वो काफी हाई होता है। तो हम लोग देखो इसमें समझते क्या होगा कि जैसे आपका हेलोजन्स एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अनायन फॉर्म कर सकता है। तो मतलब क्या, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो accept one electron and for anion। हम लोग ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी हेलोजन से कैसे सिमिलर है। तो हेलोजन तो सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाता है, तो वैसे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बना लेता है। ठीक है। सेकेंडली, हेलोजन्स का आयनेशन एनर्जी काफी हाई होता है, सब फ्लोरीन की वैल्यू 1600 के आसपास होती है, तो देखो हाइड्रोजन 1300 उसके आसपास ही है। तो इनका जो आयनेशन एनर्जी होता है हेलोजन्स का बहुत हाई होता है, और हाइड्रोजन का उनके बहुत सिमिलर ही होता है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हेलोजन्स आर वेरी हाई। ठीक, इनका बहुत हाई होता है। सिमिलरली ionization energy, I means ionization energy of hydrogen is very high। तो इनका भी जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है।
ठीक है, हेलोजेंस के जैसे। अब इसमें देखो तीसरी बात समझने वाली है, इसमें जो सबसे मतलब इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोजन जो होता है वो H2 फॉर्म करता है, कोई एल्कली मेटल H2 फॉर्म नहीं करता है। और इवन अगर पीरियोडिक टेबल की बात करोगे तो बहुत लिमिटेड एलिमेंट है जो अपना डाई एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल है हेलोजन से। तो जैसे हेलोजन F2 Cl2 Br2, तो वैसे ही क्या होता है, H2 भी फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, कौन हाइड्रोजन, इट फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मतलब कि दो एटम वाले, X2, लाइक हेलोजेंस। तो हेलोजेंस हम सबको पता है कि हेलोजेंस F2 मतलब हेलोजन F2 Cl2 Br2 इन्हीं के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वैसे ही आपका जो हाइड्रोजन होता है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। ये गैस है, इसमें अगर स्टेट लिखना चाहो, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में होता है और वो भी डाइएटॉमिक एग्जिस्ट करता है, लाइक हेलोजेंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिख लिए कि हाइड्रोजन के बारे में कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होती है। देखो हाइड्रोजन के बारे में है कि हाइड्रोजन के बारे में बहुत टाइम से काफी रिसर्च चल रहा है। अगर आप मान लो बचपन से डिस्कवरी देखते होगे तो डिस्कवरी में मतलब कुछ चीजें हैं जो आती रहती है बहुत ज्यादा, तो उसमें बचपन से आप देखोगे तो आपके मन में एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि बहुत ज्यादा मतलब बेचैन रहते हैं कुछ चीजों को समझने के लिए, कि बचपन से बोलता है डिस्कवरी में कि फ्यूचर की जो गाड़ियां होंगी पानी से चलेंगी। वो तो ऐसा आता है और सुन सुन के पहली बार बहुत अच्छा लगता है, पानी से गाड़ी चलेगी। तो एक्चुअल में उसमें क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज करने का था, और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिलेगा तो वाटर बनेगा, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था वो। तो इस पे देखो ऐसा था कि पहले बहुत रिसर्च हो रहा था कि हाइड्रोजन से फ्यूचर की कार चलाई जाएगी, और इस पे काफी ज्यादा वर्क भी हो रहा था। पर अभी जैसा लग रहा है माहौल देख के कि या तो आप अभी फ्यूचर में हो सकता है गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से चले, आजकल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी मतलब बड़े लेवल पे लॉन्च होने लग गए, पर इस पे भी रिसर्च ज्यादा हो नहीं रहा है। क्यों, देखो आज से 20 साल पहले 2000 के आसपास क्या था कि ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल 50 इयर्स में खत्म हो जाएंगे, मतलब कि 2050 तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ऐसा लग रहा था कि उसके लिमिटेड स्टॉक है। पर उसके बाद क्या हुआ, कई कंट्री जैसे वेनेजुला, वेनेजुला में बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे रिसोर्स मिले, अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे रिसोर्स मिले, तो इतना ज्यादा मतलब क्रूड ऑयल के रिसोर्स मिला, इतना ज्यादा मिला कि अभी तो करंट टाइम पे आप समझो कि हम लोग जितना चाहे उतना यूज करें, नियर फ्यूचर 150 ईयर या 200 ईयर्स तक तो क्रूड ऑयल खत्म ही नहीं हो सकता, इतना ज्यादा है। और प्राइस भी पहले बढ़ रहे थे और उसके बाद प्राइस अभी आप समझो कि इस समय का जो प्राइस है वो मतलब 2010 के आसपास जो प्राइस था क्रूड ऑयल का उससे आधा चल रहा है, तो उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक निकला उसका, तो क्रूड ऑयल क्या है नियर फ्यूचर में खत्म होने की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो देखो रिसर्च हम लोग तब करते जब हम लोगों को बहुत नीड होती है। पहले नीड लग रहा था कि इसकी जरूरत पड़ेगा, पर अभी नीड उतना ज्यादा है नहीं, तो रिसर्च उतना ज्यादा होता नहीं। देखो रिसर्च का मतलब जैसे मान लो कि कोरोना वायरस आया तो उससे पूरी दुनिया परेशान है, तो उसकी वो हमारी नीड है उसका वैक्सीन, तो इसलिए उसका वैक्सीन पे हर जगह रिसर्च चल रहा है। और ऐसे नॉर्मल केस में थोड़ी ना, फिर नॉर्मल केस में रिसर्च होता रहता है पर उसके लिए पूरा दुनिया नहीं रखता है। तो अभी अगर ये पता चल जाए कि पेट्रोल 2 साल बाद खत्म होने वाला है तो पूरा का पूरा दुनिया अभी रिसर्च कर डाले कि कार कैसे पानी से चलेगी, पर अभी वो हमारा नीड नहीं, नीड ऑफ द आवर नहीं है वो, तो इसलिए अभी उस पर रिसर्च नहीं हो रहा। पहले रिसर्च हो रहे थे, पर अभी करंट टाइम पे आप समझो इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स के रिसोर्स मिल गए कि मतलब वो नियर फ्यूचर 100-150 ईयर तक तो खत्म हो ही नहीं सकते, वैसे लोग अभी कह रहे 200 साल तक भी नहीं खत्म होगा वो। तो इस वजह से क्या है कि उस पे रिसर्च जो वाटर वाला केस था वो काफी कम हो गया, और अभी आजकल इवन सोलर मतलब पैनल का यूज मतलब हो सकता है फ्यूचर में ऐसा भी हो कि सोलर एनर्जी से चले। मैं आपको बता देता हूँ आजकल ऐसा चल रहा है कि जो बस है, स्पेशली बस बस का जो रूफ होता है उस पे सोलर पैनल लगाए गए, ऐसे हो रहा है आजकल ऐसा, मतलब ऐसे भी इंडिया में कई बस लॉन्च की जिसका सोलर पैनल से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा बस चलेगी। ऐसे कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किए गए हैं, और इवन कई ट्रेन के रूफ में सोलर पैनल लगाए गए जिसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा उन कोचेस को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए।
तो आजकल क्या है कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज काफी ज्यादा हो रहा है, और इवन कार भी या फिर जो हो रही है उसमें भी इलेक्ट्रिक कार का यूज काफी ज्यादा होने लग गया है वो। तो फ्यूचर में अब जैसा मुझे लगता है कि हाइड्रोजन फ्यूल का तो उतना ज्यादा यूज नहीं होगा एक्चुअल में वही पब्लिक और प्राइवेट कार या फिर बसेस के लिए, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज ज्यादा होगा। तो पहले ऐसा समझा जा रहा था कि फ्यूचर जो होगा, मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो हमारे फ्यूचर का एनर्जी सोर्स होगा, पर अभी इस टाइम को देख के तो लग रहा है वो एक क्वेश्चन एक्चुअल में। अदरवाइज काफी लोग बोल देते हैं कि हाइड्रोजन हमारे फ्यूचर का एनर्जी मतलब सोर्स होगा, ये मतलब ये रिसोर्स होगा जिसका हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फ्यूल सेल जो होता है उसको हम लोग यूज करेंगे कार और बाइक को, मतलब कार को या बाइक को चलाने के लिए, पर अभी उस पर कुछ कह नहीं सकता, अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो हमारे हो सकते हैं एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, अभी मतलब देखो क्या होता है। अभी तो मुझे मतलब पर्सनली जो फील होता है कि उसमें बहुत टाइम है, मतलब पहले रिसर्च हो रहे थे, पर अभी तो आप समझो कि रिसर्च एक तरह से नियरली बंद ही हो गए, क्योंकि जब नीड ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे रिसर्च करके भी। हाँ, बाकी ग्रीन फ्यूल की बात चल रही है, मतलब कि लोग कहते हैं सर ग्रीन फ्यूल होना चाहिए, तो ग्रीन फ्यूल मतलब कि जो पोल्यूशन निकाले, तो उसके लिए सोलर एनर्जी को या फिर विंड एनर्जी को, विंड तो कम हो गया आजकल, पर सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा है, तो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जा रहा है अभी अभी मतलब कि हाइड्रोजन का यूज थोड़ा सा कम हो गया है। तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो कि हाइड्रोजन ये कितना कहाँ मिलता है। तो अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करो तो सब लोगों को पता ही होगा कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ज्यादा जो गैस मिलती है एक्चुअल में वो हाइड्रोजन है। मतलब जैसे हमारा जो सन है वो भी आपको पता होगा नियरली 3/4 मतलब हाइड्रोजन से बना है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से ऐसे प्लेनेट है जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, जो हाइड्रोजन से ही बने हैं। तो पूरे यूनिवर्स का नियरली मतलब ये 70 या 71% हो सकता है अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट 70% जो है वो आपका बाई मास हाइड्रोजन है इन यूनिवर्स। तो जितना भी हमारे यूनिवर्स है, मतलब जितने भी आपके गैलेक्सी है, जितने भी स्टार है, मतलब सबको करेंगे तो नियरली 70% हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मींस वैसे यूनिवर्स में शायद आपको पता हो कि मेनली दो ही गैस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स के पार्ट है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में आपके पास क्या है एक्चुअल में, अर्थ में नियरली ये 0.15% एक्चुअल में बाई मास इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या है कि बाई मास एक्चुअल में ये 15.15% है आपके पास। पर क्वेश्चन एक्चुअल में फिर वही आता है कि अगर ये अर्थ में 15.15% है, तो फिर आपके पास जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि वाटर में जैसे, या फिर हम लोग कई बार देखते हैं कि कई जगहों पे जैसे कई मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो वहां भी आपके पास क्या होता है, वहां भी आपके पास हाइड्रोजन होते हैं। जैसे मतलब कि आप जितने भी हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ते हो, वहां पे भी हाइड्रोजन होते हैं। इवन वाटर जो होता है H2O, उसमें भी मेनली क्या होता है, दो हाइड्रोजन ही होता है एक्चुअली। तो अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करो तो एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन क्या होगा, वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पर अगर आप मान लो कि अर्थ क्रस्ट की बात करो, जहां पे वो मेनली वाटर के फॉर्म में होता है, और देखो लिविंग थिंग को तभी हम नहीं ले रहे, पर अर्थ क्रस्ट में जो होता है वो 15.4% है बाई मास, मतलब अर्थ में एक्चुअली। ये मेनली किस फॉर्म में, मेनली आपका हाइड्रोजन के फॉर्म में, मतलब मेनली आपका वाटर के फॉर्म में। देखो एक बात मुझे बताना है, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, या मोस्ट एबंडेंट गैस कौन सा है, तो आप बोलते हो नाइट्रोजन, ये सबको पता होता है सारे बच्चे को। पर अगर आपसे पूछे कि बताओ इस अर्थ में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो उसका एक्चुअल में आंसर ऑक्सीजन है। हमारा जो वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, हमारा जो सॉइल बनता है सिलिका, उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन एक्चुअल में इस अर्थ का सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है। तो याद रखना सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। सेकंड जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है वो सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन, क्योंकि हमारा जो सॉइल बनता है या हमारे अर्थ के अंदर जो पता होगा, जो
जो क्रस्ट है, जो भी कोर है, वो सब सिलिका से ही बनते हैं एक्चुअल में। तो याद रखना है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, सेकेंड है सिलिकॉन। और अगर मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा जाए तो वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो मोस्ट अबंडेंट क्या है आपका, मेटल। ये बातें ध्यान रखनी है। तो हाइड्रोजन 15.4% अर्थ क्रस्ट में, मींस अर्थ में काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता है, क्योंकि वो वाटर के फॉर्म में और अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये अब देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, कुछ और बेसिक चीजें समझते हैं। देखो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, ये सबको पता होगा। तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, इसको पहले लिखते हैं 1S2, 1S3। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, और इसको बोलते दिस इज ड्यूटेरियम। इसको बोलते दिस इज ट्राइटियम। ठीक है, ये होता है तीनों का अमाउंट। तीनों में से नॉर्मली पहले वाले का ही अमाउंट ज्यादा होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। नॉर्मली इसको इसको हाइड्रोजन बोलते हैं नॉर्मली, इसको हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये आपके पास रेडियो एक्टिव होता है, तो इसमें ये ध्यान रखना, दिस इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होता है मतलब इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ये नॉर्मली बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है। बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, क्योंकि उसका अरे मास कम है तो अल्फा को कहां से इमिट करेगा, अल्फा से तो कम है उसका मास है, तो बीटा पार्टिकल इज इमिटेड। तो नॉर्मली बीटा पार्टिकल को इमिट करता है। इसका जो हाफ लाइफ है नियरली 12.3 ईयर है, मतलब 12.33 ईयर फिर 12.3 ईयर्स, ये इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब ये कि अगर आपने मतलब कुछ सैंपल लिया ट्राइटियम का, मतलब 100 ग्राम का सैंपल लिया, तो 12.3 ईयर के बाद वो सैंपल हो जाएगा 50 ग्राम, मतलब आधा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ट्राइटियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है। अब हम लोग इनमें बात करते हैं। देखो इसका जो परसेंटेज है नियरली 99.985%, ये मतलब तीनों में अगर आप बात करो कौन कितना एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज प्रोटियम कितना है 99.985%। इसके बाद की जाता है ये 0.015%। ठीक है। आप बोलोगे सर इन दोनों को मिलाकर तो 100% हो गया। हाँ, दोनों मिलाकर 100% हो जाते हैं, मुझे पता है बात, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो एग्जैक्टली पूछा जाए तो वो 7 × 10⁻⁻16%, या कई बार बुक में दिया रहता है 10⁻⁻15%। तो इसका परसेंटेज देखो कितना ज्यादा कम है, तो जो कि निग्लिजिबल है। तो ट्राइटियम का परसेंटेज बहुत निग्लिजिबल है। तो और मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इनके परसेंटेज हो गए। अब देखो जहां तक इनकी बात करते हैं फिजिकल, जहां तक पहले बात करते हैं चलो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक बात याद रखना है कि अगर आपके पास आइसोटोप्स होते हैं, जैसे इनका बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं कि ये इनके लिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी आइसोटोप्स के लिए हो सकता है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होता है, मींस उनका रिएक्शन सेम होगा। सेम का मतलब कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, तो D2 भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके D2 वो ही बनाएगा। तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के लिए कोई भी आइसोटोप हो, ऑक्सीजन का आइसोटोप हो, कार्बन का आइसोटोप हो, सबका केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो ये ध्यान रखना है कि दे है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। जैसे कि अगर आप H2 की रिएक्शन Cl2 के साथ करोगे तो 2 टाइम HCl बनेगा, वैसे अगर आप D2 की रिएक्शन Cl2 के साथ करोगे तो 2 टाइम DCl बनेगा। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है। पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बाद भी इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो ये हाइड्रोजन है, तो आपको एक बात याद रखना है कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है, मतलब जो बॉन्ड एनर्जी होता है
वो हैवी आइसोटोप का हमेशा ज्यादा होता है, मतलब कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैवी आइसोटोप इज मोर। तो हैवी आइसोटोप का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब H2 का बॉन्ड एनर्जी D2 से कम होता है, D2 को ज्यादा होता है। देखो अब यहाँ पे समझो इसका बॉन्ड स्ट्रांग है, तो ये जब बॉन्ड स्ट्रांग है तब जब ये बॉन्ड टूटेगा भाई तभी तो DCl बनेगा ना ये। और यहाँ पे देखो ऊपर वाले पे क्या है, बॉन्ड वीक है, तो आराम से टूट जाएगा। तो इसलिए ये वाला रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा और ये वाला रिएक्शन स्लो होगा। देखो प्रॉपर्टी सेम है, मतलब कि रिएक्शन तो एक ही देंगे, पर टाइम का डिफरेंस हो सकता है। मान लो अगर ये हो सकता है 1 घंटे में हो, तो ये हो सकता है कि 13 घंटे में। हाँ एक्चुअल में दोनों के रेट में 13 टाइम्स का नियरली डिफरेंस है। तो पहले वाले का रेट हो सकता है 1 घंटा, मतलब पहला वाला रिएक्शन हो सकता है 1 आवर में कंप्लीट हो, तो दूसरा 13 आवर में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सेम टाइप के रिएक्शंस देंगे, बट इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा और इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और समझना है तो मेरा पिछला जो लेक्चर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे ही था, आप उसमें जाकर समझ सकते हो। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, मींस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा, इनका रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा, पर रिएक्शन एक ही जैसे ही देंगे, मतलब जैसा H मॉलिक्यूल बनाएगा वैसा D ही बनाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि D2 का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो याद रखना है कि बट दे हैव कौन बाय आइसोटोप, बट दे हैव बाय आइसोटोप H2D2, मतलब किसके बारे में, S2D2। देखो T2 के बारे में तो बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो नॉर्मली उसका केमिकल रिएक्शंस में यूज नहीं किया जाता है। बट दे है डिफरेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इनका क्या है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, इनका काइनेटिक्स का रेट अलग अलग होगा और इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। तो याद रखना है कि कभी भी अगर आइसोटोप्स होते हैं तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, मतलब एक ही जैसे रिएक्शन देंगे। जैसे H सेल के साथ रिएक्शन करके सेल बनाएगा वैसे D बनाएगा DCl, जैसे H वाटर के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा तो वैसे D2O बनाएगा। तो एक ही जैसे रिएक्शंस देंगे, बट पर ये ध्यान रखना है, बट इसमें क्या होता है, इनका आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, और साथ में इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। अब हम लोग देखो इसका इनकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं भाई S2 और D2 और D2। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉन्ड तोड़ते हैं तो वही आपका हीट ऑफ जैसे, या फिर वही आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है, मास पे डिपेंड करती है। मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती है। ये बात ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट। तो इनका मास बढ़ता है तो इनका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो H2 फिर से ज्यादा होगा D2 और से ज्यादा होगा T2। इसमें नॉर्मली इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं। तो याद कोई भी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी करना चाहो तो आपका ये आ जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी बात करोगे तो ये आएगा। तो इसमें याद रखना है कि मास इंक्रीजेस सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीज। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे इंक्रीज करेगा। तो इसमें अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कंपेयर करना होगा तो आप बस बढ़ा देना। तो कोई इंपॉर्टेंट तब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जब उसमें कोई एक्सेप्शन हो, कोई रूल में चेंजेस आए। इसमें कोई एक्सेप्शन है, बहुत क्लियर कट प्रॉपर्टी, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
जैसा H2 होगा उससे ज्यादा D2 होगा, उससे ज्यादा T2 होगा, कोई भी प्रॉपर्टी। तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, बढ़ता है ये, सिंपल। कोई भी प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सब बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपका इंक्रीज करता है। अब हम लोग इसमें एक चीज और करते हैं, देखो हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन करना क्या है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, पहले एल्केन का क्या पढ़ते हैं, पहले कुछ एल्केन के बेसिक चीजें पढ़ लिया जाता है, फिर एल्केन का प्रिपरेशन और एल्केन की प्रॉपर्टीज। तो हम लोग पहले वही कर रहे हैं, पहले हाइड्रोजन को बेसिक समझ रहे हैं कि उसका क्या क्या बिहेवियर होता है, क्या उसके आइसोटोप्स है, फिर हम लोग हाइड्रोजन के प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ऐसा करना है। और फिर हाइड्रोजन को करने के बाद पहले हम लोग इसका वही H2 पढ़ेंगे, मतलब देखो हाइड्रोजन चैप्टर में भी क्या क्या करना है, पहले तो ये हाइड्रोजन का ओवरव्यू है, उसके बाद हम लोग पहले करेंगे H2 डाई हाइड्रोजन गैस, फिर हम लोग इसका जो फेमस मॉलिक्यूल H2O उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे H2O2। इसकी ये तीन फेमस मॉलिक्यूल को H2, H2O एंड H2O2। तो पहले हम लोग आज ओवरव्यू करेंगे। तो अब देखो इसका है क्या कि एक इसमें होता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो अब मैं ये जो बताने जा रहा हूँ में ये बातें क्या है कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और मैंने ऊपर जो भी चीजें बताई उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें एनसीईआरटी में दिया है, और काफी चीजें मैंने बाहर का भी बताया है। मैं आपको बताने ये चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो कुछ दिया है मैं सब कुछ कवर करूंगा, पर बाहर की भी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको आ सकता है। तो इसलिए आपको कोई भी बुक पढ़ने के रेफर करने की जरूरत नहीं है, मेरा नोट्स इनफ है, सफिशिएंट है। तो अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग अब H2 की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन की। तो जैसे कि यूनिवर्स में हमने देखा कि बहुत टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, मतलब जैसे कि कई प्लेनेट है जैसे सैटर्न, जुपिटर, वहां पे भी हाइड्रोजन होते हैं। पर हमने ये हमको मिला कि अर्थ का हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन से थोड़ा डिफरेंट था, मींस उनका थोड़ा बिहेवियर में उनके थोड़ा डिफरेंस था। तो इस लॉजिक को समझने के लिए हाइड्रोजन को एक्चुअली में दो टाइप का डिवाइड किया गया, मतलब वन इज ऑर्थो हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज पैरा हाइड्रोजन। ये जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन है ये न्यूक्लियस के स्पिन पे डिवाइडेड है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस का भी स्पिन होता है, पर क्लास 11 12 के लेवल पे नॉर्मली बताया नहीं जाता है। ये सब क्या होता है, हायर स्टडी में। जैसे देखो आप ये बात समझो, केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि क्लास 12 के बाद पढ़ने के बाद खत्म हो गई। केमिस्ट्री का आप समझ लो बस आप बेसिक पढ़ते से बेसिक। केमिस्ट्री तो भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, बीएससी में से तो बहुत बड़ा टॉपिक। आप समझ लो बस केमिस्ट्री को बेसिक पढ़ते हो, तो आप ये मत सोचो कि आपको न्यूक्लियस का स्पिन नहीं पढ़ाया गया तो होता नहीं। अरे आपके लेवल पे जरूरत नहीं होती हाइड्रोजन का, क्योंकि वो कुछ फेमस है और वो चीजें एग्जाम पे आ सकता है, इवन आया भी है वो, तो इसलिए उसके बारे में कर लेंगे। और अदरवाइज वो बहुत बड़ा टॉपिक है जो रिसर्च लेवल का होता है वो। तो हाइड्रोजन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। न्यूक्लियस का भी स्पिन होता है, पर आपके लेवल पे डिस्कस नहीं करना होता, बस हाइड्रोजन को। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का स्पिन क्या होता है उससे डिसाइड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है सेम स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या होता है, ये होता है अपोजिट स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का अपोजिट स्पिन होता है। तो इस चीज को ऑर्थो और पैरा को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक दो डायग्राम दिखा देता हूँ, इससे आप लोगों को काफी इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो ये दो डायग्राम को देखते हैं। देखो इसमें देखो इन दोनों को ध्यान से देखो। देखो ये पहला वाला, देखो यार प्रोटॉन का स्पिन, प्रोटॉन का स्पिन, इसको देखो। तो इसमें देखो दोनों के स्पिन देखो सेम है, मतलब ये प्रोटॉन के स्पिन की बात हो रही है, दोनों के स्पिन जब सेम है, जब सेम स्पिन है तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो। ठीक है, ये ऑर्थो।
और जब प्रोटॉन का स्पिन अपोजिट है तो कहलाएगा पैरा। देखो स्पिन का मतलब होता है कि ये ऐसा होता है एक्चुअल में, देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इनमें ये बॉन्डिंग हुई, देखो कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये पहला हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में देखो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर दोनों के न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जैसे देखो सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में घूमते हैं तो ऑर्थो होता है, ये होता है इसका मतलब। और दोनों का अगर न्यूक्लियस अपोजिट घूमता है तो होता है पैरा। तो ये होता है एक्चुअल में ऑर्थो और पैरा, सेम स्पिन और अपोजिट स्पिन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हो क्या सकता है। अभी सब डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, सेम और अपोजिट। तो सेम वाला आपका होता है ऑर्थो और अपोजिट वाला पैरा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये ध्यान रखना है कि पैरा में देखो अपोजिट स्पिन है तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा, पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। तो पैरा वाला हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे डायग्राम को यूज करते रहेंगे, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हम लोग इनऑर्गेनिक को इस तरीके से कवर करेंगे जैसे अभी हम लोग आज कर रहे हैं, मतलब आपको एक सामने नोट के फॉर्म में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको काफी चीजें लिखना होगा और बहुत सिंपल, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ाया उसके बाहर तो आ ही नहीं सकते एग्जाम में। और उसमें कुछ डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे मैं आपको डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया करूंगा, तो आपको ज्यादा इजिली इमेजिन भी हो जाएगा वो। तो पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप अर्थ पे जैसे रूम टेम्परेचर की बात करो, मतलब अर्थ में क्या होता है रूम टेम्परेचर पे नियरली आपका 25% जो हाइड्रोजन होता है वो पैरा फॉर्म में होता है और 75% जो हाइड्रोजन होता है वो ऑर्थो फॉर्म में होता है। तो आपसे कोई पूछे रूम टेम्परेचर पर कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आप बोलोगे ऑर्थो वाला ज्यादा है, पैरा वाला कम है। पर अभी जैसा बोला कि पैरा वाला स्टेबल है, तो देखो होता क्या है, आप जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर आप जैसे बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपने एनर्जी बढ़ाया, तो एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो हाई टेम्परेचर पे हमेशा क्या होता है, लेस स्टेबल वाला मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर तो एक अच्छा खासा हाई टेम्परेचर है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, ऑर्थो आपके पास ज्यादा होता है। तो देखो होगा क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से पैरा वाला कम होता है और ऑर्थो वाला ज्यादा होता है। मीन्स आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पैरा वाला ऑर्थो में कन्वर्ट होने लगता है। और आप जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाते हो, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो देखो टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब लेस स्टेबल, तो ऑर्थो बनेगा। टेम्परेचर कम करने का मतलब मोर स्टेबल, तो क्या बनेगा, पैरा का अमाउंट बढ़ेगा और ऑर्थो का अमाउंट कम होगा। मीन्स लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो पैरा क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। मीन्स जब टेम्परेचर क्या होता है, देखो इसमें जब टेम्परेचर आपके पास वही कम होगा तो पैरा क्या होगा, पैरा इसमें ज्यादा होगा, ठीक है ये। अब इसमें देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, वो ये, जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन होता है, मतलब 0 केल्विन होगा, तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि जो पैरा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 100% होता है। जब 0 केल्विन होगा तो अप्रोक्सीमेटली 100% होता है, ऑर्थो नहीं होता। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो फिर पैरा का अमाउंट कम होता जाता है, और पता ही होता है रूम टेम्परेचर पे फिर ऑर्थो ज्यादा हो जाता है। ये फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पहले लेक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन का ओवरव्यू देखा। सेकंड लेक्चर में हम लोग अब डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, H2 के बारे में, और H2 का कैसे प्रिपरेशन होता है, ठीक है। सेकंड लेक्चर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे।